चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। सिर्फ और सिर्फ अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करना है और एचसीएफ और एलसीएम आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैं पहला क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ 12, 15, 21। ठीक है, तो अगर एलसीएम के लिए चलते हैं तो 3 चौक 12, 3 पचे 15 और 3 सते 21। अब 7 से तो ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, लेकिन ये कट जाएगा। 4 के लिए क्या करें, 2 दूनी 4, 5, 1, 2, 5, 1, ये हो जाए 1 और ये भी 1 और ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम के लिए क्या करेंगे, 3 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 3, 5, 7, 2, 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, दूनी 20, 2 सते 14, 3 42, 420 आ जाएगा। एचसीएफ निकालते हैं इसका। एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, फिर वही चीज़ लिखेंगे, 12, 15 और 21। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 सते 21। और कोई संख्या है जिनको काट सके, नहीं है। ठीक है, 4 लेंगे तो ये नहीं कटेगा, 5 लेंगे तो ये कटेगा, इन दो नहीं कटेगा। तो सीधा एचसीएफ हम क्या लिख देंगे, 3। पहला सॉल्यूशन फिनिश हो गया। ठीक है, अगला करते हैं। देखिए बच्चों, इसका एचसीएफ तो बड़ा आसान है। जो मेथड मैंने बताया है इससे आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधा लिख देना। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1। आप कहेंगे क्यों 1 डायरेक्ट क्यों लिखा मैंने, तो आप ये बताइए, अगर आप 17 पिक करेंगे तो क्या ये दोनों काट पाएंगे? अगर 23 लेते तो क्या ये दोनों काट पाएंगे? या 29 ले लीजिए, एक ही ऐसी संख्या जो तीनों को कट कर सके। ठीक, इसीलिए मैंने कहा एचसीएफ डायरेक्ट आप 1 लिख दीजिए। रही बात एलसीएम की, एलसीएम तो कितना, एलसीएम आप चाहें तो फॉर्मेलिटी के लिए लिख सकते हैं, ये नहीं मैं सीधा लिखने वाला था कि अगर 17 पिक किया तो ये हो जाएगा 23 और ये 29। लिखने वही चीज़ है, आनी वही चीज़ है, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे गुणा करने में बिलीव करता हूँ। ठीक है, देखिए 17, 23, 29 फिर वही चीज़ आ गई। ठीक है, तो टाइम बचाने के लिए मैंने क्या किया कि एलसीएम के आप कितना डायरेक्ट हो जाएगा आपका, 17, 23, 29 का आपका जो एलसीएम हो जाएगा 11,339। ठीक है, मतलब 17 गुणे 23 गुणे 29 हो जाएगा आपका 11,339। ठीक, इसी प्रकार आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड हो जाएगा आपका 8, 9, 25। तो आप ये बताइए कि इसका सीधा से एचसीएफ निकल आएगा नहीं निकल आएगा? अगर 1, 2 लेते हैं तो 2 से ही कटेगा, ये दोनों नहीं कटेगा। 9 लेंगे, 9 को काटने चलेंगे तो 8, 25 कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसका भी डायरेक्ट आप एचसीएफ क्या लिख सकते हैं, इसका डायरेक्ट आप एचसीएफ लिख देंगे, एक ही लिखेंगे, 8, 9 और 25 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, सीधा 1 हो जाएगा। रही बात एलसीएम की, एलसीएम निकाल लीजिए आप। 2 से काटिए, 2 चौके 8, 9 नहीं कटेगा, 25 नहीं कटेगा, वैसे लिख दीजिए। 2 दूनी 4, 9 नहीं कटेगा, 25 नहीं कटेगा, 2 एकम 2, 9, 25। 3 से काटिए, 3 तिक्का 9 और ये 25। अब 5 से काटेंगे, 5 पचे 25। मैं इतनी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ना क्योंकि आप हाई स्कूल के बच्चे हो, मुझे लग रहा है कि मुझे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत तेज़ पढ़ा रहा हूँ या कोई बात ऐसी जो आपको नहीं समझ में आई, आप बताइएगा, मैं आपको इसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊँगा डिटेल मेथड से। तो एलसीएम आपका हो जाएगा 1, 2, 3 और 1, 2, 3 हो गया, तो 1, 2, 1, 2, 5 गुणे 5। इन सब का अगर आप गुणा करेंगे तो आपका जो एलसीएम आएगा 1800 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार थर्ड क्वेश्चन भी आपका पूरा होता है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एचसीएफ आपका दिया है 9 और एलसीएम आपको पता करना है। तो ये सॉल्यूशन आप 2 तरीके से कर सकते हैं।
पहला तत्व तरीका ये हो गया कि 306 और 657 का हमने एलसीएम बता दिया कि 9 है। और फिर क्या करेंगे, एलसीएम को 306 और 657 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे और एलसीएम आप पता कर लेंगे। या जो आपने एक फॉर्मूला लिखा था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, आपको दो संख्याएं पता हैं, ये और ये, 306 657। एलसीएम पता है, नहीं पता है, लेकिन एचसीएफ आपको पता है 9। तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, 306 गुणे 657 बटे 9, 9 3 27, 3 बचेगा 36 हो जाएगा, 9 चौक 36, मतलब हो जाएगा आपका 34 गुणे 657। इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपका आएगा, देखिए जो टाइम बचाने के लिए मैंने आपका यहाँ पे गुणा पहले ही कर लिया, आएगा कोई 22,338। ठीक है, ये था आपका एलसीएम। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को थोड़ा समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई संख्या है जो 0 पर समाप्त हो रही है तो उसके जो प्राइम फैक्टर उसमें 2 और 5 तो ज़रूर आएगा। जैसे 10 हो गया, 20, 50, 1000, 100 कुछ भी ले लीजिए। जैसे मैं 20 लेता हूँ तो 20 का आप गुणनखंड करिए, 10 आएगा, 5 आएगा। ठीक है, देखिए 2 भी मिला और 5 भी मिला। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी ऐसी संख्या जो 0 पे समाप्त हो रही है तो उनके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आएगा ही आएगा। इन्होंने संख्या क्या ली है, जैसे इन्होंने कहा कि संख्या 6 की घात n लीजिए, तो इसके लिए हमें सिर्फ लिखना ही लिखना है। हम कहेंगे कि जो 6 की घात n है 0 पे समाप्त होगी, तो क्या कहेंगे कि संख्या 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 आना चाहिए। 2 तो इसमें मिल ही जाएगा, 5 आना चाहिए, जो कि संभव नहीं है। संभव नहीं है तो रीज़न दे दीजिए। क्योंकि 6 की घात n, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 की घात n। ठीक है, तो अगर और इंडिविजुअल करना चाहें तो 2 की घात n, 3 की घात n। देखिए 2 की घात n मतलब 2 तो मिल रहा है, लेकिन आपको 5 नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो सीधा सीधा बोल देंगे कि ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 0 पर 6 की घात n अंक लिख देंगे इस प्रकार। ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। बस ऐसे ही करना था। बचे हुए 2 क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, और दूसरा ये दे दिया कहने भाज्य संख्या है तो क्यों है। तो आप एक थ्योरम याद किए होंगे, या मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर किसी भी संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं तो वो भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। पहले इनको जोड़ते हैं। तो सुविधा के लिए हमने क्या किया, 13 को यहाँ पे कॉमन भी ले लिया, चाहे तो डायरेक्ट आप गुणा करके जोड़ सकते हैं। तो मैंने 13 यहाँ पे ले लिया कॉमन, तो क्या बचेगा, 7 गुणे 11 प्लस ये आपका हो जाएगा 13 हो जाएगा, नहीं 1 हो जाएगा, क्योंकि 13 तो मैंने बाहर ही ले लिया है ना। तो 13 11 7 77 प्लस ये 1, तो ये 13 गुणे 77 कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। ठीक है, तो इनका आप गुणा करिए। इनका गुणा आएगा आपका 1014। अब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाज्य संख्या, या
सीधा प्रूफ के साथ, जैसे इन्होंने रीज़न पूछा है कि क्यों है भाज्य संख्या, तो आप ये बताइए इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं या नहीं। 1014, 2 पंचे 10 और 2 सते 14, ठीक है। 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 से कटा, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 3 चौक 18, 2 बचेगा 27, 3 9 27 और ये 13, 13 170, ठीक। तो देखिए मैंने इसको क्या किया कि 1000 जो 14 इसको हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13 अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको लिख दिया है। ये एक भाज्य संख्या है, ये एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है क्योंकि इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसे हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट सॉल्यूशन करते हैं। देखिए इसको भी करते हैं, यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, 5 ले लीजिए कॉमन, थोड़ा सा हमारा सॉल्यूशन जो हो जाएगा आसान हो जाएगा। 7 6 4 3 2 1 और इधर 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 3 6 चौको 24, 7 छंग 42, 7 छंग 42, 4 3 12 दूना 24 प्लस ये 1 और इनका गुणा करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, तो इन दोनों को गुणा करने पे आपको मिलेगा 1008 और प्लस 1, ये आपका हो जाएगा 9, गुणा करेंगे तो 5 9 45 0 5, ठीक है। अब इसको भाज्य संख्या बोलेंगे तो रीज़न देना पड़ेगा, तो फिर लिखेंगे कि इसे हम इसको हम अभाज्य संख्या अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। क्यों, देखिए आप यही चीज़ आएगी, 5 से काटिए, 5 एकम 5 0 0 और 5 9 45, ठीक है। अब लिख दीजिए इसे कि इसको हम एक ये हो गया और चाहे तो ये संख्या दोबारा लिख दीजिएगा, तो सीधा लिख दीजिए आप कि यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है क्योंकि इसे हम अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, अब आपका लास्ट क्वेश्चन है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई मैदान है और यहाँ से सोनिया चलना स्टार्ट करती है, ठीक है। तो जब सोनिया चलना स्टार्ट करती है तो 18 मिनट का समय लेती है, और जब इसी मैदान के चक्कर जो रवि लगाता है तो 12 मिनट लेता है। तो कह रहे हैं कि चलना प्रारंभ करते कहने कि कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। तो इन दोनों का निकाल लीजिए आप क्या, एलसीएम। तो मैं सीधा आपको सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ, 12 और 18, 18 और 12 का एलसीएम निकालिए, 2 9 18 और 2 6 12, 3 से काटिए, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 2, ठीक है। तो एलसीएम कितना आएगा आपका, 2 3 6
18 में 36, मतलब टोटल आपका 36 मिनट बाद वो पुनः प्रारंभ एक ही स्थान पर मिलेंगे। बच्चों, इससे आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। अगर मेरे समझाने में कोई प्रॉब्लम है या किसी सॉल्यूशन में आपको प्रॉब्लम हुई तो बताइएगा, मैं आपकी इसमें पूरी सहायता करूँगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।